Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics. The School of Politics के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। उनके राजनीतिक चिंतन, उनके राजनीतिक दर्शन, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2013 से 2023 के बीच में, उन सभी क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका हम एक व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। जैसा कि हम इससे पहले भी हमने और भी जो थिंकर्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो या इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, तो उसमें जो चिंतक हैं उनका हमने इन डिटेल एनालिसिस किया है। तो उसी श्रृंखला को, उसी सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज विनायक दामोदर सावरकर को डिस्कस करने वाले हैं। और विनायक दामोदर सावरकर की अगर बात करें तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। जहाँ पे एक, अगर आप देखें, सावरकर को लेकर के जो लोगों की राय है वो अलग-अलग है। कुछ लोग, उनके जो विचार हैं वो विनायक दामोदर सावरकर को जो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता मानते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सावरकर को ये मानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में ये शामिल थे और उनको उस श्रेणी का राष्ट्रभक्त या स्वतंत्रता संग्रामी नहीं मानते हैं जिस तरह से कि वो अ, अगर बात करें गांधी को या फिर भगत सिंह को मानते हैं। तो जिस प्रकार से विनायक दामोदर सावरकर का रोल रहा है पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में या फिर आज़ादी के बाद, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसे जून 2013 में पूछा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिसमें एक तरफ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ उनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन या उनके स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में बात की गई। जैसे कि आप देखें, लिस्ट 1 में बात की जा रही है यहाँ पे सावरकर के बारे में। और यहाँ पे ये जो, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 में आप देखिए, हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुइज्म। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। आपको मालूम होना चाहिए कि वी आर सावरकर एक राष्ट्रवादी नेता हैं। वो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के विचार में विश्वास रखते हैं। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। और 1941 के आसपास वी आर सावरकर एक खत लिखते हैं अपने सपोर्टर्स को। उस समय जो है सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने सपोर्टर्स को एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उन्होंने इस स्लोगन को मेंशन किया था। और उसी टाइम से फिर ये स्लोगन काफ़ी पॉपुलर हो गया, बहुत ही प्रचलित हो गया। इसमें वो कह रहे हैं हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स। मतलब क्या कि ख़ास तौर पे जो हिंदू महासभा के लोग हैं या जो हिंदू राष्ट्रवाद में यकीन रखते हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि वो पॉलिटिक्स को हिंदुआइज कर दें। हिंदुआइज का मतलब क्या कि वो ऐसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में, विधानसभाओं में, लोकसभा या लोकसभा में, जो भी केंद्रीय विधानसभा उस वक्त थी, उसमें अगर बात करें तो ऐसे लोगों को चुन करके भेजें जो हिंदुओं के हितों की सुरक्षा के लिए खुल करके बात करते हो प्रत्यक्ष रूप से। और दूसरा देखिए, मिलिटराइज हिंदूडॉम, हिंदू धर्म का सैन्यकरण। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक जो है, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये चल रहा था। और ये जो स्टेटमेंट था सावरकर का, ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान ही दिया था। और जब वो बात करते हैं हिंदू धर्म के को मिलिटराइज करने की, बेसिकली इसके ज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में रहने वाले हिंदू हैं वो अपने आप स्वयं को जो है मिलिट्री ट्रेनिंग से संयुक्त करें। मतलब वो खुद को ट्रेन करें, मिलिट्री ट्रेनिंग लें, चाहे किसी भी प्रकार की सेना हो, चाहे वो जो इन्फेंट्री हो, पैदल सेना हो, या एयरफोर्स हो, या नेवी हो, किसी भी तरह से। इवन जो एम्यूनेशन फैक्ट्रीज होती हैं उसमें भी जा करके वो अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को सैन्य प्रशिक्षण दें। बेसिकली इस स्टेटमेंट के ज़रिए से सावरकर जो है वो हिंदुओं को जो है एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए
उसी दौरान फिर क्या कि 1942 में महात्मा गांधी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सावरकर जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पे जो है इस आंदोलन का बाइकआउट करते हैं और वो हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो है वो अंग्रेजों का साथ दें। और उसी दौरान सावरकर एक लेटर लिखते हैं जिसका नाम था स्टिक टू योर पोस्ट। उस लेटर में वो ये कहते हैं कि हिंदुओं को जो है अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने पदों को छोड़ करके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हों। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स, ये किसका है? वी आर सावरकर का है, जिसके माध्यम से जो है वो हिंदू जनमानस को जो है प्रेरित करना चाहते हैं। और बात करें अगर लोटस एंड डैगर की बात करें तो ये जो संगठन है इसका संबंध किससे है? अरविंद घोष से है। अरविंद घोष इस संस्था से संबंधित हैं। जब वो इंग्लैंड में थे तो उस समय इन्होंने जो है लोटस एंड डैगर नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी है उससे अपने आप को संबंध किया। और बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो क्रांति के माध्यम से, क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से, रिवॉल्यूशन के ज़रिए से, हिंसक साधनों के माध्यम से वो देश को आज़ाद कराना चाहते हैं और जो ब्रिटिश राज सत्ता है, जो हुकूमत है, उसको उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि पिछले भी वीडियोज़ में हमने जिसमें जयप्रकाश नारायण के बारे में बात की थी, तो वहाँ हमने बात की थी इस बुक के बारे में, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इस बुक को किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने। और बात करें एम एन रॉय की तो उनका जो संबंध है बेसिकली कानपुर कॉन्स्पिरेसी से है। इस कॉन्सेप्ट को आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी है उसका संबंध किससे? एम एन रॉय से है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जिसे दिसंबर 2013 में पूछा गया है, आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक तरफ क्या है कि जो षड्यंत्र हैं, जो कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं उनके बारे में बात की गई है, और दूसरी तरफ उस षड्यंत्र में, उस कॉन्स्पिरेसी में जो क्रांतिकारी शामिल थे उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि किस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशनरी का, क्रांतिकारी का किस केस से संबंध है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नासिक केस के बारे में बात करें तो नासिक केस जो है, जो 1909 और 1910 में ये जो केस चला था इंडिया में, इसका संबंध किससे है? विनायक दामोदर सावरकर से है। ठीक है। और यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि विनायक दामोदर सावरकर को 50 साल का जो कारावास हुआ था, जो उनको काले पानी की सज़ा दी गई थी, उनको अंडमान निकोबार द्वीप में जो सेल्युलर जेल है उसमें रखा गया, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आप ये जानिए कि सावरकर की वजह से दो हत्याएं हुई थी। एक हत्या हुई थी इंग्लैंड में और एक हत्या हुई थी भारत में। और इसमें सीधा रोल था किसका? विनायक दामोदर सावरकर का। जब सावरकर के ऊपर केस चलाया गया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें सावरकर को दोषी पाया गया। अगर बात करें इंडिया की, बात करें इसमें बेसिकली ये जो नासिक केस है, तो नासिक का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था जिसका नाम था AMT जैक्सन, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था कहाँ का? नासिक का। और एक युवक था जिसका नाम था अनंतराव कन्हेरे। अनंतराव कन्हेरे, उसने 1909 में AMT जैक्सन जो कि नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उसकी हत्या कर दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें सावरकर का क्या कनेक्शन है? तो जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था AMT जैक्सन को मारने के लिए, उस पिस्टल को सावरकर ने लंदन से भेजा था। और बेसिकली आप देखें, सावरकर ने भी एक क्रांतिकारी संगठन, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी 1904 में, अभिनव भारत के नाम से। अभिनव भारत, तो ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश राज सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती थी और देश को आज़ाद कराना चाहती थी। तो AMT जैक्सन
की हत्या हुई, अनंत कन्हारे ने जो है हत्या की, और उसमें जो पिस्टल सप्लाई की किसने की? सावरकर ने। ठीक इसी तरह इंग्लैंड में भी एक हत्या हुई, जहाँ पे मदन लाल ढींगरा ने जो है 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी। किसकी? कर्जन वाइली की। और कर्जन वाइली की अगर बात करें तो वो भी एक कॉलोनियल ऑफिसर थे, और इस केस में भी, इस मर्डर में भी ये आरोप लगा कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जिस गन का इस्तेमाल किया गया था कर्जन वाइली को मारने के लिए, उसको भी सप्लाई किसने किया था? सावरकर ने किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि दो अलग अलग स्थानों पे, एक इंग्लैंड में और एक इंडिया में, दो अलग अलग स्थानों पे 1909 में हत्याएं होती हैं, और इसकी वजह से सावरकर को जो है डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ठीक है, और एक तरह से उन्हें 50 वर्ष का जो है कारावास की सजा उन्हें होती है, और उन्हें वर्मा की अंडमान निकोबार, सॉरी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो सेल्युलर जेल है उसमें रखा जाता है उनको। इसी तरह हम बात करें जो दूसरा केस है यहाँ पे, जैसे कि आप बात करें काकोरी केस के बारे में, तो काकोरी केस जो है बेसिकली एक ऐसी घटना है जो 1925 में घटी थी। और 1925 में क्या हुआ कि 1925 में 9 अगस्त को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने लूट लिया, उन्होंने उसको लूट लिया। और ये जो लूट थी, इस लूट के दौरान एक व्यक्ति की फायरिंग के दौरान हत्या भी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप देखें, इस प्लान को जो एग्जीक्यूट करने का, इस लूट को जो है अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो किसके किसके ऊपर थी? मतलब किसको इसने एग्जीक्यूट किया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने। और इसमें बेसिकली इन्होंने जर्मन मौजर का इस्तेमाल किया था, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस मौजर का इस्तेमाल किया गया था। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये भी एक तरह से क्रांतिकारी घटना थी। इसमें एक ट्रेन को लूट लिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने, और बेसिकली इसमें जो रॉबरी थी, जो लूट थी, उसको किसने एग्जीक्यूट किया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने। तो सीधा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे काकोरी को जो है राम प्रसाद बिस्मिल से मैच करेंगे। किसको? काकोरी केस जो है बेसिकली किससे है? राम प्रसाद बिस्मिल से। और फिर अगर हम बात करें लाहौर केस की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 23 मार्च को 1931 में लाहौर में भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई। भगत सिंह और फिर उसके अलावा और भी जो उनके सदस्य, जो उनके साथी थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, भगत सिंह के बारे में। तो आपको मालूम है कि लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, गो बैक साइमन का नारा लगा रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है विरोध हो रहा था। और उसी विरोध के दौरान जो है जेम्स स्कॉट नाम के का जो पुलिस ऑफिसर था, उसने पुलिस को ये आदेश दिया, मतलब जो कांस्टेबल रहे होंगे उनको ये आदेश दिया कि आप लाठी चार्ज करिए। उस लाठी चार्ज में आप देखते हैं कि लाला लाजपत राय जो है घायल हो जाते हैं। तो और फाइनली उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है इनिशियली हम देखते हैं कि जो कुछ क्रांतिकारी लोग थे, जैसे कि बात करें अगर हम भगत सिंह की बात करें, सुखदेव की बात करें, राजगुरु की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, तो इन्होंने बदला ले लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि जेम्स स्कॉट को ना मार करके जो है बाय मिस्टेक जो है जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। वो भी एक ब्रिटिश ऑफिसर था, और जेम्स स्कॉट तो बच गया, लेकिन जो है जेपी सैंडर्स को जो है की हत्या हो गई, वो मर गया। और इस केस में फिर क्या है कि जो अभियुक्त, जब मुकदमा चलाया गया, अभियुक्त बनाया गया, किसको बनाया गया? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को जो है अभियुक्त बनाया गया। और फाइनली हम देखते हैं कि इन लोगों को जो है क्या होता है कि 23 मार्च 1931 को जो है सजा हो जाती है। इनको फांसी पर जो है लाहौर की जेल में जो है टांग दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो लाहौर केस है, इसका संबंध किससे है? बेसिकली भगत सिंह से है। लाहौर केस का संबंध किससे है? भगत सिंह से है। और बनारस केस की अगर हम बात करें, तो बनारस केस का जो संबंध है
वो सचिंद्रनाथ सन्याल से है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है ना, बनारस जो केस का जो संबंध है सचिंद्रनाथ सन्याल से। तो इस तरह से आप देखें कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, और उसके ज़रिए से क्या है कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश राज सत्ता है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम है, उसको, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है। और ये जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या अभिनव भारत या अनुशीलन समिति की बात करें, तो इनका एक ही मकसद था कि क्रांति के माध्यम से जो है ब्रिटिश राज सत्ता को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, और देश को आज़ाद इन्हीं साधनों के माध्यम से कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे पूछा गया है जो 2015 में, और यहाँ पे आप देखें कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ये, कि किसने कहा देयरफॉर द swords of Brutus is holy, therefore the Baghnakha of Shivaji is of fair fame, therefore the beheading of Charles I is a just deed, therefore the arrow of William Tell is divine। किसने कहा इसलिए ब्रूटस की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, ये वीडी सावरकर का स्टेटमेंट है, विनायक दामोदर सावरकर का। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में एक किताब लिखी थी मराठी भाषा में, जिसका टाइटल था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इस बुक के ज़रिए से सावरकर जो है, वी डी सावरकर जो है, वो ये बताना चाहते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो कोई आम क्रांति नहीं थी, या वो कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि वो देश की आज़ादी के लिए किए जाने वाला पहला संघर्ष था। और आप देखें कि इस संघर्ष में भी आप देखें जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, आप देखें मंगल पांडे इसमें एक पॉपुलर कैरेक्टर है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि इस क्रांति में भी जो है हिंसा का प्रयोग किया गया था, और सावरकर जो है महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है या सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो यकीन नहीं रखते थे। वो सावरकर का सीधा सा मानना है कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए यदि क्रांतिकारी साधनों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, यदि क्रांतिकारी साधनों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, यदि हिंसा की आवश्यकता है या क्रांति की आवश्यकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो न्याय संगत है, उचित है। अब देखें जैसे कि यहाँ पे देखिए बाघनखा की अगर बात करें, तो शिवाजी भी जो है जब मुगलों से जो है लड़ाई करते थे, तो वो एक विशेष प्रकार के बाघनख का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिससे जुलाई 2016 में पूछा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज से है, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं या प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं जिसका संबंध किससे है, सावरकर से। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है बी आर सावरकर जो है 1937, वी डी सावरकर जो है विनायक दामोदर सावरकर 1937 से लेकर के 1943 तक, 1943 तक जो है हिंदू महासभा के क्या थे, वो अध्यक्ष थे, वो चेयरमैन थे किसके, हिंदू महासभा के। और एक बात और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम देख रहे हैं, चाहे वो जस्टिस पार्टी हो, श्रीमणी अकाली दल की बात करें, हिंदू महासभा की बात करें, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हिंदू महासभा जब 1915 में बनाई गई थी, जिसको अगर अब बात करें हम, पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने बनाया था 1915 में। अगर हम बात करें हिंदू महासभा की, अगर बात करें तो 1915 में जो है मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय की हम बात करें, और लाला लाजपत राय ने, इन लोगों ने मिलकर के हिंदू महासभा की स्थापना की थी, इस उद्देश्य से कि हिंदुओं के हितों की रक्षा की जा सके।
लेकिन शुरू में जब ये संगठन बनाया गया था तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि ये एक दबाव समूह था एक तरह से, जो हिंदुओं की हितों की बात करता था। बाद में क्या होता है कि जब 1930 के दशक में, आप देखिए 1915 में इसकी स्थापना हुई, और लगभग 1930 के दशक में, लगभग लगभग आप देखिए 1933 और 37 के आसपास में आप देखें, ये जो हिंदू महासभा थी, अब इसने क्या किया, अपने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया। पहले ये एक दबाव समूह थी, एक प्रेशर ग्रुप थी, और फिर बाद में इसने क्या किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हिंदू महासभा ने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। और आप देखें 1937 में जब कांग्रेस ने जो है बड़े पैमाने पर विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया, तो यही हिंदू सभा जो मुस्लिम लीग का विरोध करती थी, उसी के साथ उसने गठबंधन बना करके जो है अलग अलग राज्यों में, जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें, और भी 2-3 राज्यों में उसने सरकारें बनाई। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो भी पार्टी के नाम दिए गए हैं, चाहे जस्टिस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं और ये देखते हैं कि इसको स्थापित किसने की। जैसे कि जस्टिस पार्टी की हम बात करें, यहाँ पे जस्टिस पार्टी की हम बात करें, तो जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? जस्टिस पार्टी की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। मतलब ये जितने भी संगठन हैं, अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से, तो ये जितने भी संगठन हैं, ये देश की आज़ादी के पहले बने हुए थे। और 1916 में विक्टोरिया पब्लिक प्लेस हॉल में डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार ने जो है, और उनके साथियों ने, जैसे कि टी एम नायर ने मिल करके इस पार्टी को बनाया था। और बेसिकली ये जो पार्टी है, इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि कैसे जो नॉन ब्राह्मण हैं उनके हितों की जो है रक्षा की जा सके। और बेसिकली फिर अब देखते हैं कि जो पार्टी है वो द्रविडियन मूवमेंट लॉन्च हुआ था साउथ में, उससे संबंधित है। तो जस्टिस पार्टी की बात करें तो 1916 में इस्टेब्लिश की गई थी मद्रास में, और सी नतेशा मुदलियार ने इसको इस्टेब्लिश किया था। शिरोमणि अकाली दल की हम बात करें, अकाली दल की वैसे भी आप जानते हैं, तो ये पंजाब में बेस्ड एक पार्टी है, ठीक है, और राइट विंग पार्टी है ये। और शिरोमणि अकाली दल की बात करें 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में की गई थी। और आप देखें शिरोमणि अकाली दल जो है एनडीए का हिस्सा रही है, और 2020 में 26 सितंबर को ये एनडीए से बाहर हो गई। जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसको लेकर के आप देखें दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था, और उसमें बहुत सारे किसानों की जान गई थी। बाद में फिर जो है सरकार ने इन 3 काले कानूनों को वापस ले लिया था। तो अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो ये एनडीए का हिस्सा रही है, और इसको 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसकी जो पॉपुलर नेताओं की अगर हम बात करें, जैसे सुखबीर सिंह बादल का आपने नाम सुना होगा। और इसी तरह बात करें हिंदू महासभा की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू महासभा कब बन गई थी। हिंदू महासभा बनने को तो 1915 में बन गई थी, लेकिन 1915 में जो हिंदू महासभा थी वो एक दबाव समूह था, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में किसके बारे में, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, राजनीतिक दलों के बारे में बात हो रही है, ना कि दबाव समूह के बारे में। तो वैसे तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी एक प्रेशर ग्रुप के बारे में, लेकिन 1933 के आसपास जो है, 1933 से 1937 में देखिए काफ़ी पार्टी एक्टिव थी, और इसने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पहले इसका नाम क्या हुआ था? इसका पहले नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। और इस पार्टी को शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने 1932 में बनाया था। कब बनाया था? 1932 में शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने बनाया था। और फिर हम देखते हैं कि 1939 में ये पार्टी अपने नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करती है, और अपना नाम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रखती है। पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बाद में फिर क्या किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह से आप देखें तो ये 1939 में यहाँ पे बैठता है। तो आप देखें
1916, 1920, 1933 और 1939। तो इस तरह से जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इतना इलेबोरेट करने का जो मेन पर्पज़ था वो ये आपको बताना था कि हिंदू महासभा जब शुरुआत में बनाई गई थी, तो वो हिंदू महासभा जब शुरुआत में बनाई गई थी तो वो एक प्रेशर ग्रुप था। बाद में फिर उसने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी काम करना शुरू किया। मतलब क्या कि उसने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखें, इसे पूछा गया है जून 2020 में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूछा गया हु हैज़ गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वो मूलतः किसने दिया या किसका है? तो जो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है उसको किसने दिया है? वी डी सावरकर ने दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें जो और भी थिंकर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि बी एस मुंजे की हम बात करें, या बात करें हेडगेवार की बात करें, केशव बालीराम हेडगेवार की बात करें, या एम एस गोलवलकर की बात करें, तो ये भी जो थिंकर्स है, चाहे बी एस मुंजे हों, हेडगेवार हों या गोलवलकर हों, इनका भी जो संबंध है वो किससे है? ये भी हिंदू राष्ट्र के विचार में यकीन रखते हैं। और आप देखें आरएसएस की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1925 में की गई थी केशव बालीराम हेडगेवार के माध्यम से। कहाँ पे? नागपुर में। और केशव बालीराम हेडगेवार की बात करें तो वो एक डॉक्टर थे ब्रिटिश इंडिया में, नागपुर में। और आप देखें आज के वक्त में जो हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो सावरकर का कॉन्सेप्ट है, उसको कौन फॉलो कर रहा है? हिंदू राष्ट्र का जो विचार है या जो आइडियोलॉजी, उसको इस वक्त कौन फॉलो कर रहा है इंडिया में? वो आरएसएस ही फॉलो कर रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हमने बी एस मुंजे की बात, अगर बी एस मुंजे की हम बात करें सबसे पहले, तो बी एस मुंजे जो है वो केशव बालीराम हेडगेवार के एक तरह से संरक्षक हैं। तो इन्हीं के आशीर्वाद से, बी एस मुंजे के आशीर्वाद से, बी एस मुंजे की प्रेरणा से जो है केशव बालीराम ने जो है आरएसएस को बनाया। हालांकि इसमें देखिए सावरकर का भी इन्फ्लुएंस है। जब सावरकर जा करके उन जो है मिलते हैं, सॉरी, केशव बालीराम जब हेडगेवार जब जाके मिलते हैं सावरकर से, तो उसके बाद फिर जो है इस आरएसएस की स्थापना करते हैं। तो इसमें एक और थिंकर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एम एस गोलवलकर की अगर हम बात करें, जिसको माधव, जिनका पूरा नाम है माधव सदाशिव राव गोलवलकर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थापना आरएसएस की किसने की? केशव बालीराम हेडगेवार ने की। और उस हिसाब से जो संघ के, आरएसएस के जो पहले संचालक हुए, कौन हुए? वो हुए केशव बालीराम हेडगेवार, के बी हेडगेवार हुए। और माधव एम एस गोलवलकर की अगर हम बात करें, माधव सदाशिवराव गोलवलकर की अगर हम बात करें, ये संघ के दूसरे संचालक थे। ही वॉज द सेकंड सर संचालक, ठीक है। तो अगर हम गोलवलकर की बात करें, गोलवलकर भी हिंदू राष्ट्र के विचार में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वी और आवर नेशन हु डिफाइंड। और सावरकर की अगर हम बात करें, सावरकर के विचारों से एम एस गोलवलकर काफ़ी प्रभावित थे, और वो भी हिंदू राष्ट्र के विचार में विश्वास रखते थे। और उन्होंने आरएसएस के संचालक के तौर पे अगर बात करें हम, तो उन्होंने जो स्पीचेस दी हैं, जो उन्होंने व्याख्यान दी हैं, उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको एक बुक का फॉर्म दिया गया, जिसका नाम था बंच ऑफ थॉट। ये बंच ऑफ थॉट काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको कई एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कई जहाँ अलग अलग परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, पीएचडी एग्जामिनेशन में, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो आप देखिए ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर बात करें, चाहे बी एस मुंजे की बात करें, हेडगेवार की बात करें, गोलवलकर की बात करें, ये सभी हिंदू राष्ट्र के विचार में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र का, वो उसको किसने दिया है? उसको दिया है वी डी सावरकर ने। देखिए इन लोगों को इतना ये जितने भी थिंकर्स हैं, उसको इतना एक्सप्लेन में डिटेल में मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आप देखें आपके सामने एक और क्वेश्चन है, जैसे यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, सिविक्स के पेपर में 2021 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी,
तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था पीजीटी का, उसमें आप देखें यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बंच ऑफ थॉट। बंच ऑफ थॉट की अगर हम बात करें तो बंच ऑफ थॉट जो है ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है कि एम एस गोलवलकर के व्याख्यान हैं, उनकी स्पीचेस हैं, इनको एक बुक का रूप दिया गया है। और बात करें हम महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को लिखा है, आप तो जानते ही हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखा है बी आर अम्बेडकर ने। और हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया है? सावरकर ने। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने भी 1909 में अपनी किताब लिखी थी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने भी हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी थी और 1909 में भी सावरकर ने भी एक किताब लिखी थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बुक थी, एक मिनट, जो सावरकर ने 1909 में ये किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो 1857 का जो संघर्ष था वो सही मायने में क्या था, वो देश की आज़ादी के लिए किया जाने वाला पहला संघर्ष था। ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर ले, फिर हम उस पर आते हैं, फिर गांधी के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर इस्टेब्लिश्ड, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर की हम बात करें तो 1904 में एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पे सावरकर और उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, एक तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जो क्रांतिकारी माध्यमों से, क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, जो उनकी राज सत्ता थी, उसको उखाड़ कर फेंकना चाहती थी और देश को क्रांति के माध्यम से आज़ाद कराना चाहती थी। और ठीक इसी तरह इंग्लैंड में रहते हुए वी डी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फ्री इंडिया सोसाइटी, इसके बारे में भी आप जानिए। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभिनव भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो संस्था थी, इसको सावरकर ने अकेले नहीं बल्कि अपने भाई के सहयोग से जो है स्थापित किया था। और इवन जो देखिए जो काला पानी की सज़ा होती है सिर्फ सावरकर को नहीं होती है, उनके जो भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर, उनको भी सज़ा होती है काला पानी की, और वी डी सावरकर तो होती ही होती है। तो गणेश दामोदर सावरकर, जिनको बाबा राव के नाम से भी जानते हैं, उनको भी सज़ा हुई। और शुरुआती दौर में ये जो संगठन था अभिनव भारत, उसका नाम था क्या? मित्र मेला था। क्या था? मित्र मेला। और यहाँ पे फिर आप देखिए एक जो क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो इसमें जो ऑप्शन पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। अपनी इस बुक में अपने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए से वी आर सावरकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो सही मायने में कोई एक सैनिक विद्रोह नहीं था। जैसे कि आमतौर पे आप देखें, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसको लेकर के जो विचार हैं अलग अलग विचारकों के, खासतौर पे जो प्रोफेसर्स हैं या जो हिस्टोरियन हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके अगर विचार को देखें तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो सही मायने में एक सिपाही म्यूटनी था। क्या था? अपने आप में एक सैनिक विद्रोह था। यहाँ पे आप देखें कि बंदूक का जो कारतूस था, उसमें क्या है कि सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगी हुई है, और वहाँ पे फिर क्या है कि लोगों की धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो आहत हो रही हैं, और उस वजह से क्या हुआ कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो ये तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जो देशभक्त हैं, जो हिस्टोरियन ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो संघर्ष था सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि क्या है कि देश की आज़ादी के लिए किया जाने वाला पहला संघर्ष था। तो 1909 में देखिए इस बुक को, अपनी बुक में सावरकर ने इस बात को प्रूव किया। और बेसिकली ये जो बुक थी सावरकर की,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये बुक बेसिकली मराठी भाषा में लिखी गई थी और इस बुक में वो हिंसा को, इसको हिंसा का समर्थन करते हैं। देश की आज़ादी के लिए अगर वो रिवॉल्यूशनरी मेथड को, वायलेंस को जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इसी पीरियड में 1909 में महात्मा गांधी क्या हिंद स्वराज लिखते हैं। गांधी इसी टाइम में हिंद स्वराज भी लिखते हैं और गांधी जो है हिंद स्वराज के अंदर जो है जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे उनको एक रिस्पांस के तौर पे, एक प्रत्युत्तर के तौर पे इस हिंद स्वराज को लिखते हैं महात्मा गांधी। और उसमें जो है वो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह जैसे साधनों को भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बेहतर मानते हैं। और वैसे भी एक ऐसी शक्ति के सामने हिंसक साधनों का उपयोग करना जिसके विषय में ये कहा जाता हो कि जिसकी सत्ता के अंदर, जिसके शासन में जो है सूरज डूबता नहीं है। अगेन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे पूछा गया है 2022 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है द 6 ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज रिटन। तो ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है वी.डी. सावरकर ने। और बेसिकली सावरकर जो है कि ये जो बुक है 6 इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो उसमें भारतीय इतिहास की एक पुनर्व्याख्या करते हैं, उसको रीडिफाइन करते हैं। और बेसिकली वो उन पीरियड्स को कोट करते हैं इस बुक के अंदर। इसमें क्या है कि जिसमें हिंदू जो साम्राज्य थे वो अपनी पीक पर थे, मतलब अपने विकास के स्तर पे सबसे उच्च स्तर पे थे। विकास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या है कि ये जो साम्राज्य थे बहुत ही विकसित थे। और यहाँ पे क्या है कि हिंदुओं की जो स्थिति थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश इंडिया वो ज़्यादा बेहतर थी। और इस बुक की बात करें हम तो ये जो 6 इपोक ऑफ इंडियन 6 इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये बुक बेसिकली 6 भागों में डिवाइड की गई है। कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है? 6 पार्ट्स में डिवाइड की गई है या 6 इपोक में डिवाइड की गई है। और इसमें टोटली कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर हैं। और वो अगर बात करें इपोक की, अगर बात करें वो कौन कौन से स्वर्णिम युग के बारे में बात करते हैं। वो स्वर्णिम युग कौन कौन से हैं? पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आप देखें चाणक्य भी होते हैं। और उसके अलावा आप देखें पुष्यमित्र संघा का जो दौर था, सेकेंड इपोक की अगर बात करें। थर्ड इपोक के बारे में हम बात करें तो विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं जिसने जो है। और उसके बाद फिर आप देखें फोर्थ इपोक की बात करें, इसमें यशोधर्मा के बारे में वो बात करते हैं जिसने हूणों को हराया था। और फिफ्थ इपोक की हम बात करें जिसमें आप देखें महाराष्ट्रियन वेलर के बारे में वो बात करते हैं। इसमें जो मराठा शासक थे उन्होंने इंडिया को मुस्लिम शासन से, मुस्लिम रूल से जो है फ्री किया। और फाइनली जो 6th इपोक की बात करें तो जिसमें क्या है कि ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटेन से जो है देश की आज़ादी के बारे में बात की गई कि जैसे किस प्रकार जो है इंडिया को जो है ब्रिटेन से आज़ाद कराया गया। तो बेसिकली ये 6 इपोक हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बुक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार इस बुक को भी और अलग परीक्षाओं में इस बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली आप ये जानिए जो बुक थी उसको 1963 में लिखा गया है। 23 चैप्टर हैं, 6 इपोक या 6 भाग हैं और 6 इपोक ये सारे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिससे जून 2023 में पूछा गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है सावरकर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने सावरकर। लेकिन ये चीज़ें इतनी भी इजी, मतलब वैसे तो देखा जाए इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में जाकर के इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सावरकर की अगर हम बात करें तो सावरकर को, जैसा कि अभी आपने देखा इस क्लास के शुरू में, कि उन्होंने उनको नासिक कॉन्स्पिरेसी जो नासिक षड्यंत्र था उसके अंतर्गत उनको सजा हुई। 1909-1910 में ये मुकदमा चला और 1911 में उनको सजा हुई सावरकर को। और उनको
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो सेल्युलर जेल है उसमें रखा गया। तब 4 जुलाई 1911 को। तो 1911 में सावरकर को कहाँ भेज दिया गया? काले पानी की सजा के अंतर्गत सेल्युलर जेल में। और जब सावरकर सेल्युलर जेल पहुंचे तो जेल में पहुंचने के 1 महीने के अंदर उन्होंने 1 महीने के बाद ही उन्होंने क्षमा याचनाएं लिखना शुरू की। उन्होंने कई सारी क्षमा याचनाएं लिखी। और वैसे भी देखें, वो जो सेल्युलर जेल की बात करें वो एकांत जेल थी और वहाँ पे कठोर सजाएं दी जाती थी। तो एक तरह से आप देखें कि जब सावरकर 1911 में पहुँचते हैं और उसके बाद उन्होंने अलग अलग समय पे जो है क्षमा याचनाएं लिखी, तो 10 साल के बाद लगभग 1921 में उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मेन इंडिया के अंदर, आप फिर से देखें, उनको रत्नागिरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या है कि पहले वो 1911 में कहाँ पे हैं? सेल्युलर जेल में। और फिर वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके फिर कहाँ भेज दिया जा रहा है? 1911 में रत्नागिरी जेल में जो है महाराष्ट्र में भेज दिया जा रहा है। और रत्नागिरी जेल के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि सावरकर के विचारों में काफ़ी परिवर्तन आता है। और उसी टाइम में जो है वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है इसेंशियल ऑफ हिंदुत्वाज़। और उसमें वो अपनी हिंदुत्व के थ्योरी को डिफाइन करते हैं। और आप देखिए 1924 में सावरकर को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से आज़ाद नहीं किया जाता है, बल्कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। मतलब क्या कि उनको, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसको रत्नागिरी के अंदर ही रहना है, हाउस अरेस्ट के अंदर। हालांकि इस बात की अनुमति दी गई थी, परमिशन दी गई थी कि लोग आकर के उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उस दौरान आप देखें कि महात्मा गांधी भी मिलने गए थे सावरकर से, और भी जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो मिलने गए थे। इवन आप देखें गोडसे भी मिलने गए थे सावरकर से, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी बाद में। और फिर हम फाइनली देखते हैं कि ये जो सावरकर के ऊपर प्रतिबंध लगा था कि वो रत्नागिरी से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, ये प्रतिबंध उनके ऊपर से हटा लिया गया। 1937 में 10 मई को उनको पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया गया। उनके ऊपर ये जो पाबंदी लगाई गई थी कि आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं, उस पाबंदी को भी पूरी तरह से हटा लिया गया। और जब जैसे ही सावरकर के ऊपर 10 मई 1937 से ये पाबंदियाँ हटा ली गई, तो उसके बाद में सावरकर ने जो है बड़े पैमाने पे यात्राएं की और हिंदुओं को संगठित करने के लिए उन्होंने स्पीचेस दी। और दिसंबर में जो है 1900 दिसंबर 1937 में, मई में वो पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। और दिसंबर 1937 में जो है वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और इस पद पर वो 1943 तक बने रहते हैं। और एक चीज़ और भी कि जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हैं तो उसी दौरान जो है वो टू नेशन थ्योरी को प्रपोज करते हैं। 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है उसको वो प्रपोज करते हैं। आपने जब भी द्विराष्ट्र टू नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में, तो आप देखते हैं कि आमतौर पे जिन्ना के बारे में बात की जाती है। तो लेकिन जिन्ना की हम बारे में बात करें तो जिन्ना तो 1940 के आसपास में जो है वो टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जिन्ना जो है टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं कब? 1940 में। लेकिन हम देखते हैं कि 1937 में ही सावरकर टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष के दौरान। और टू नेशन थ्योरी के अंदर ही टू नेशन थ्योरी के अंदर ही हम देखते हैं कि सावरकर हिंदू राष्ट्र के विचार को जो है वो इंडोर्स करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा पीरियड है 1911 से लेकर के 1937 के बीच में क्या कुछ चीज़ें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसे पूछा गया है जून 2023 में। यहाँ अगेन आप देखें कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, आपको उनको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। जैसे कि अगर हम बात करें वी डी सावरकर की, हम बात करें तो हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है? वो रिलेटेड है सावरकर से। अगर हम बात करें संपूर्ण क्रांति के बारे में, तो संपूर्ण क्रांति का जो आइडिया है उसको किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने दिया है। चौखंबा मॉडल की हम बात करें तो चौखंबा मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? चौखंबा मॉडल रिलेटेड है राम मनोहर लोहिया से। और ट्रू फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो डी को हमने मैच किया थर्ड से। आप देखिए डी को थर्ड से हमने मैच किया है। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अगेन आपको कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और उनको आपको मैच करना है। जैसे हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व नाम की जो बुक है उसको सावरकर ने 1923 में लिखा था। 1923 में लिखा था, रत्नागिरी जेल में रहने के दौरान सावरकर ने हिंदुत्व नाम की बुक लिखी थी। और हिंदुत्व बुक के अंदर जो है वो ये डिफाइन करते हैं कि हिंदू कौन है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें जो सावरकर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी यहाँ पे तो हम सावरकर के जीवन में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फादरलैंड, जो जिसको हम फादरलैंड की बात करें, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पितृभूमि। ये जो उनका कॉन्सेप्ट है पितृभूमि का, फादरलैंड यानी पितृभूमि। पितृभूमि की बात करें और जो पुण्य भूमि का जो उनका कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करें। अपनी बुक हिंदुत्व के अंदर सावरकर बात करते कि हिंदू कौन है। तो हिंदू सावरकर के हिसाब से वो व्यक्ति है जो व्यक्ति ये मानता हो कि ये जो भूखंड है या भौगोलिक प्रदेश है जो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का ये जो भौगोलिक प्रदेश है, अगर हम बात करें सावरकर का जो ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का, ये हिंदू कौन है, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इस बात में आस्था हो कि वो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में, मतलब अगर ये बात करें जैसे ये हिंदुस्तान का सपोज कि ये मैप है हिंदुस्तान का, सपोज है ये हिंदुस्तान का मैप है, तो ये जो हिमालयन जो एरिया है यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंडिया जो भारत के आधे पूर्वी हिस्से में बहती है, इसकी अगर हम बात करें तो इस भौगोलिक प्रदेश को जो व्यक्ति मानता है कि ये अपने आप को इससे जुड़ा हुआ मानता है और साथ ही साथ में जो है जो इसके पूर्वज हैं, जिस व्यक्ति के जो पूर्वज हैं जो एंसेस्टर्स हैं वो इसी भूभाग से इसी भूमि से जो है उनका संबंध हो, मतलब उनके पूर्वजों का उनके पुरखों का जो है संबंध इसी मिट्टी से, उनका खून उनकी अस्थियां जो हैं इसी मिट्टी में मिली हुई हों। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनकी आस्था का जो केंद्र हो, जो उनकी पुण्य भूमि हो, वो भी इसी भौगोलिक प्रदेश के अंदर हो। जैसे कि आप बात करें, सावरकर कहते हैं कि चाहे वो ईसाई हो या मुस्लिम हो, वो सही मायने में उनके हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये नहीं बैठते हैं, फिट नहीं बैठते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं जो मुसलमान की जो आस्था है, जो ईसाई की आस्था है, वो डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ये जो है ये हो सकता है कि एक मुसलमान के लिए, एक मुस्लिम के लिए या एक क्रिश्चियन के लिए हिंदुस्तान हो सकता हो कि एक फादरलैंड हो। फादरलैंड का मतलब क्या, कि हो सकता हो कि ये उनके पुरखों की ज़मीन हो, उनकी जो अनसेस्टर्स हैं, जो उनके जो पूर्वज हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, जो उनका खून है इस मिट्टी में मिला हो, उनकी जो लाइनेज है वो इसी मिट्टी से संबंधित हो। लेकिन जो उनकी आस्था का जो केंद्र है, जो उनका होली लैंड है, वो इंडिया से बाहर है। होली लैंड का मतलब क्या, कि जो उनकी आस्था का केंद्र है, जैसे कि आप बात करें मुसलमानों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो जो मुसलमानों की आस्था का केंद्र है वो मक्का में है, वो सऊदी अरबिया में है। या कि यहूदियों की बात करें हम या ईसाइयों की बात करें हम, तो उनकी जो आस्था का केंद्र है वो इंडिया से बाहर है। आप देखें वो जेरूसलम को मानते हैं, अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वो रोम को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन फिट नहीं बैठते हैं। और अपने हिंदुत्व के आइडिया के अंदर वो जो है सावरकर बेसिकली हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, मतलब
हिंदू धर्म को जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि ये सभी धर्म आप देखा जाए तो एक एक ही, मतलब ये ओवरऑल एक ही धर्म है। एक ही धर्म का मतलब ये कि ये जो धर्म है, चाहे जो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये उनके हिंदुत्व की जो आइडिया है या जो हिंदू की डिफिनेशन है उसमें ये फिट बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आस्था का केंद्र है वो इसी भारत भूमि के अंदर है। चाहे वो जैन धर्म की बात करें, या बुद्ध धर्म की बात करें, सही मायने में देखा जाए तो ये जो सारे धर्म हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म की बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो इसी भौगोलिक प्रदेश के अंदर हुई है, इंडिया के अंदर हुई है। और हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए या सिखों के लिए ये जो इंडिया है वो उनके लिए फादरलैंड भी है, पितृभूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। और उनकी जो आस्था है वो अनडिवाइडेड है, ऐसा सावरकर का मानना है। हालांकि देखिए, सावरकर के विचारों में विरोधाभास है। जब 1909 में सावरकर अपनी बुक लिखते हैं, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखते हैं, तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करते हैं। और वो देश को आज़ाद करना चाहते हैं, किससे? अंग्रेजों से। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उससे आज़ाद कराना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब रत्नागिरी की जेल के अंदर सावरकर रहते हैं तो वो आज़ादी किससे चाहते हैं? वो आज़ादी चाहते हैं मुस्लिम से, मुस्लिम शासन से चाहते हैं आज़ादी। वो चाहते हैं किससे? वो चाहते हैं क्रिश्चियन से आज़ादी चाहते हैं। तो ये एक रेडिकल शिफ्ट आता है उनके विचारों में, एक परिवर्तन आता है। और अपने हिंदू की डिफिनेशन के अंदर जो है वो मुस्लिम को और क्रिश्चियन को जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये सही मायने में देशभक्त नहीं हो सकते हैं, इनकी जो आस्था है वो डिवाइडेड है। वो भारत को, ये हो सकता है कि उनकी जो मुसलमानों के जो पूर्वज हैं, जो क्रिश्चियन के, ईसाइयों के जो पूर्वज हैं, वो इसी की मिट्टी के हो सकते हैं। हिंदुस्तान उनके लिए पितृभूमि हो सकता है लेकिन पुण्य भूमि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था का केंद्र हिंदुस्तान से कहीं दूर बाहर है, मक्का मदीना में है, रोम में है, जेरूसलम में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया है? सावरकर ने दिया है। ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसको जयप्रकाश नारायण ने। और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? राम मनोहर लोहिया ने। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके पहले जो हमने लोहिया के ऊपर वीडियो बनाई थी, कि राम मनोहर लोहिया जो है गांधी और अंबेडकर से काफ़ी प्रभावित थे। सॉरी, गांधी और मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे। और लोहिया जो है वो मार्क्स और गांधी के विचारों को जो है रिकंसाइल करना चाहते हैं, उसका सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। और बेसिकली आप जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी विचारक हैं। तो ये जो बुक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। और कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इसको लिखा है बी आर अम्बेडकर ने। और इस बुक को उन्होंने 1916 में लिखा था। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन को याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये जो 1923 में सावरकर ने जो बुक लिखी है हिंदुत्व, इसमें वो फादरलैंड और होली लैंड के बारे में बात करते हैं, पितृभूमि और पुण्य भूमि के बारे में। ठीक है, और उनका ये जो कॉन्सेप्ट है पितृभूमि और पुण्य भूमि का, इसमें रेशियल एलिमेंट शामिल है। टेरिटोरियल का मतलब जो मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी तक, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसमें कल्चरल रेशियल एलिमेंट भी शामिल है, उसमें कल्चरल एलिमेंट भी शामिल है। ठीक है, और इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करें जिसे पूछा गया दिसंबर 2023 में। अगेन आप देखें यहाँ पे किताबों के बारे में बात की गई है। और आप देखें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इसको किसने लिखा है? वी डी सावरकर ने लिखा है। कब लिखा है? 1909 में लिखा है। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की बात करें तो इसको महात्मा गांधी ने लिखा था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। और ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इसको किसने लिखा? बी आर सावरकर ने।
तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है पसंद आएगा। और बेसिकली आप देखिए, इसमें आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, जैसे कि पितृभूमि और पुण्य भूमि का जो कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा जो टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले किसने दिया था? बी आर सावरकर ने। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के फॉर्म आ चुके हैं। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। और मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, और उसमें हर एक क्लास में हम डेली एक थिंकर को डिस्कस कर लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।